नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं क्लास 12th का केमिस्ट्री डे बाय डे आपको एक नए नए वीडियो के साथ आ रहा हूँ और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो सॉल्यूशन। लगभग आप समझिए सॉल्यूशन के लास्ट टर्म में आप चल रहे हैं, जिसमें आपको याद होगा मैंने कल आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में नहीं, ऑस्मोसिस के बारे में बताया था, डिफ्यूजन के बारे में बताया था। मैंने लास्ट में आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होते हैं मैंने उनको बताया था। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ऑस्मोसिस होता क्या है मैं उस फिनोमेना को बता रहा हूं। अगर आपको मैं कुछ घटनाओं का नाम दूं, जैसे अगर आप चने को जो है पानी में डाल दीजिए तो चना क्या होता है, फूल जाता है। वो एक ऑस्मोसिस फिनोमेना की वजह से होता है। वैसे कोई भी डेड बॉडी हो या कोई भी ह्यूमन बॉडी हो या फिर आप समझ लीजिए जीव जंतु कुछ भी, अगर उसे पानी में डाल दीजिए तो आप देखते हो क्या होता है, फूल जाता है। ये सारी फिनोमेना किसकी वजह से होती है, ऑस्मोसिस की वजह से होती है। एक चैनल आपको मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। आप सभी लोग, एक सीरियल आता था दिया और बाती, उसमें एक सीन ये दिखाया गया था कि वहां पे एक पंडित जी थे। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ, आप याद रखिएगा। वहां पर एक पंडित जी थे, उन्होंने जमीन के अंदर जो है चने को रखा और चने के ऊपर शिवलिंग को रखा और उसके ऊपर मिट्टी को रखा और वो पब्लिक को ये बताते रहे कि आप इस जगह पे पानी डालेंगे तो भगवान शिव जी का शिवलिंग की उत्पत्ति होगी। लोग वैसे भी अंधविश्वास से हैं, बहुत ज्यादा थे। वहां पे वो पर डे क्या करते गए, पानी डालते चले गए। एक वो भी समय आया कि जब भगवान शिव जी का शिवलिंग क्या हुआ, ऊपर आया। ये चमत्कार देख के वहां के लोग जो है वहां पे एक मंदिर बनवाए, वहां पे पूजा पाठ होना चालू हुआ। लेकिन अगर आप फिनोमेना देखेंगे तो वहां पर आपको यही मिलेगा कि जैसे ही पानी चने के कांटेक्ट में आया तो चना क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। और जब वो फूल गया तो कह के उसकी साइज बढ़ गई और साइज बढ़ गई तो आराम से वो शिवलिंग क्या हो गया, ऊपर आ गया। ये सारी चीजें आप सभी लोग कहीं ना कहीं देखे हुए हैं, समझे भी हुए हैं और हम सभी लोग उन ऑस्मोसिस फिनोमेना को इसके पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और हम ये समझ चुके हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इस वीडियो में आप सभी लोगों को हम बताने चल रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं, जिसे हम ओपी कहेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम रिप्रेजेंटेड बाय पाई। आप पाई वर्ड सुने होंगे, सिंबल ये होता है। यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूं कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने के बाद मैं एग्जांपल्स को देखूंगा। एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको बकायदे समझ में आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। आते हैं इनकी डेफिनेशन पे। इनकी डेफिनेशन ये है, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन, सबसे बेहतर है ओवर अ सॉल्यूशन। यहां सॉल्यूशन का मतलब है हाई कंसंट्रेटेड, फॉर स्टॉपिंग ऑस्मोसिस फिनोमेना। is known as ऑस्मोटिक प्रेशर। बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये डेफिनेशन बहुत ही आसान है, मैं एकदम आसान लैंग्वेज में आपको बताया।
कि एक्स्ट्रा प्रेशर यानी दैट इज अ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ओवर अ सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेटेड क्या हो, कंसंट्रेशन ज्यादा हो, फॉर स्टॉपिंग ऑस्मोसिस फिनोमेना। मुझे पता है कि अगर हम डायरेक्शन की बात करें, थोड़ी सी आप ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, तो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि हमेशा लेस कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ऑस्मोसिस का जो फिनोमेना है लेस कंसंट्रेशन टू लेके हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो नेट मूवमेंट होता है वो आपका लेस कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड होता है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं कि एक बार जेईई में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ऑस्मोसिस का फिनोमेना होता है इसमें पार्टिकल का मूवमेंट होता है, यानी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन ऑस्मोसिस फिनोमेना, जिसमें एक पहला ऑप्शन दिया गया था हाई कंसंट्रेटेड टू लो कंसंट्रेटेड, दूसरा था लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड, तीसरा था बोथ डायरेक्शन, चौथा था कैन नॉट डिटरमाइन। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जेईई का क्वेश्चन है, हल्के मत लीजिएगा। हम सभी लोग कहते हैं डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस लेस कंसंट्रेटेड टू क्या बोलते हैं, हाई कंसंट्रेटेड बोलते हैं। तो सारे बच्चों ने ये लगाया, लेकिन आपको मैंने बताया है पार्टिकल सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है वो दोनों तरफ होता है। हम सभी लोग जो मूवमेंट को सोच पाते हैं वो हम नेट मूवमेंट को सोच पाते हैं। आप याद रखिएगा कि लेस कंसंट्रेटेड का सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेटेड की तरफ जाता है मेजॉरिटी में, और हाई कंसंट्रेटेड का सॉल्वेंट लेस कंसंट्रेटेड की तरफ आता है माइनॉरिटी में। इसलिए नेट जो मूवमेंट हमको नजर आता है वो लेस कंसंट्रेटेड टू कहां आता है, हाई कंसंट्रेटेड आता है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, वहां पे थर्ड ऑप्शन सही था और काफी बच्चों ने गलत किया था। इसलिए आप सबसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, आप अच्छे समझिए, हर एक टॉपिक को, हर एक बात को एक अच्छे से समझिए, एक समझने की प्रयास करिए। और मैं आपको इतना दावे के साथ बता रहा हूं कि आपको किसी भी बुक की लैंग्वेज याद करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको इस ढंग से बताऊंगा कि आप बुक की लैंग्वेज याद किए बिना आप सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे विद इन सम फ्यू टाइम, कुछ समय में। जैसे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को अभी डिफाइन किया, राइट, कोई डाउट नहीं। मैं इसको एग्जांपल से समझ रहा हूं, और एक एग्जांपल नहीं, मैं आपको 4 एग्जांपल दूंगा, 4 अलग तरीके से दिखाऊंगा, और चारों में कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। और जब वो फॉर्मूले आपको समझ में आएंगे तो बेहतर ढंग से आप ऑस्मोसिस को समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होते हैं ऐसे फॉर्मूले, जिनमें से सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपके पास फर्स्ट है, इसी में मैं पूरी बात समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक कंटेनर है कुछ इस तरह से, इस कंटेनर में एक और मैं कंटेनर ले रहा हूं, उसके डिजाइन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से है। इसका ये जो बॉटम पार्ट है, आप ध्यान दीजिए, इसका जो ये बॉटम पार्ट है, मैं लिख ही दे रहा हूं, इसका जो ये बॉटम पार्ट है ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि मैंने बताया है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बिना ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं। और ये सेमी जो परमिएबल मेम्ब्रेन है ये डायाफ्राम जैसा काम कर रहा है, ये इस कंटेनर को और इस कंटेनर को एक दूसरे से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। और अब आप जानिए इसमें कि हम सभी लोग, ये जो पहला कंटेनर है, मान लीजिए ये आपके पास एक कंटेनर है, इसमें हमने एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका एक अपना कंसंट्रेशन है। बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। हमने क्या किया, इस वाले में भी क्या किया है, सॉल्यूशन लिया है जिसका एक अपना कंसंट्रेशन है। तो हम मान के चलते हैं कि किसी का कंसंट्रेशन C1 और किसी का C2। मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन कितना है, C1 है, और इसका कंसंट्रेशन कितना है, C2 है। चलो मान कर चलते हैं ये सॉल्यूशन नंबर क्या है, फर्स्ट है, और ये सॉल्यूशन नंबर क्या है, देखिए सेकेंड है।
हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन है, एक का कंसंट्रेशन C1 है और एक का कंसंट्रेशन C2 है। अच्छा ये बताइए, जो ये आपके पास पहले सॉल्यूशन है, इसका जो ये सॉल्यूशन इसमें फिल हुआ है, कुछ भी फिल हुआ हो, इसका एक जो लेवल है यहाँ पे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं भाई इसके लेवल को हम A से शो कर रहे हैं। तो A क्या है? A है आपका इनिशियल लेवल। आप बात ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता दूं, जैसे आप स्केल में देखते हैं वहां पे डाटा फिल रहता है, mm में दिया रहता है, बिल्कुल वैसे ही इस पर भी स्केल जैसा बना रहता है। आप बता सकते हैं कि यहाँ से कितनी हाइट पे A है। बात मेरी समझ, ये आप देखकर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, चाहे ये सॉल्यूशन चाहे ये सॉल्यूशन है, तो दोनों सॉल्यूशन, किसी का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, किसी का क्या होगा? कम होगा। C1 का ज्यादा हो सकता है, C2 का कम हो सकता है, C2 का ज्यादा हो सकता है, C1 का कम हो सकता है, दोनों का एक जैसा हो सकता है। लेकिन आप मान कर चलो किसी एक कंडीशन को जहां पे ऑस्मोसिस हो, मानते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, लेट अस सपोज दैट C1 is greater than C2। इसका मतलब क्या है कि C1 आपका कहीं ना कहीं हाई कंसंट्रेटेड वाला होगा और जो C2 आपका है ये कहीं ना कहीं लेस कंसंट्रेटेड हुआ, और इन दोनों के बीच में कौन है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है? सॉल्वेंट को ही परमिशन देता है पार होने के लिए। अब जरा सोच कर देखो, नेट सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं C2 से किस तरफ होगा? C1 की तरफ होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि नेट सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम C2 से C1। बात मेरी समझ पाए? तो इससे क्या होगा? इस तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल जाएंगे, जब इस तरफ जाएंगे तो ये लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम देखेंगे कितना बढ़ेगा, क्योंकि ऑस्मोसिस फिनोमेना जब तक होता रहेगा लेवल बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ता रहेगा? ध्यान दीजिएगा, एक समय के बाद आप समझ सकते हैं ऑस्मोसिस का फिनोमेना कंटिन्यू नहीं रहता है, कुछ टाइम के बाद बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम पर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल तभी जाते रहते हैं जब तक कि दोनों साइड सॉल्वेंट का लेवल बराबर ना हो जाए। मतलब एक समय के बाद ऑस्मोसिस का फिनोमेना इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, यानी लेवल जो इसका बढ़ेगा, इससे इसकी हाइट क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। एक समय के बाद इसके लेवल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आप उस पॉइंट को नोट करिए, मान लीजिए क्या है? B। तो B आपका क्या है? ये न्यू लेवल है फॉर सॉल्यूशन आफ्टर ऑस्मोसिस। ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोसिस होने के बाद ये इसका नया लेवल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब आप क्या इसकी हाइट को आप मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल इसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं। अब आप बताइए, इसमें जो सॉल्यूशन फिल किया गया है इसकी एक अपनी डेंसिटी होगी जिसे हम किससे शो कर सकते हैं? रो से शो कर सकते हैं। तो अगर हम सभी लोग यहाँ पर देखें तो ये एक टाइप का क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस का फिनोमेना हो रहा है, जिससे लिक्विड का लेवल क्या हो गया? ऊपर चला गया। ठीक है, अब अपने इस ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन पर आइए, क्या कह रहा है? एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ओवर अ सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेटेड। हाई कंसंट्रेटेड कौन है? C1। मतलब हम इस पे क्या लगाएंगे? एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे। एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? फॉर स्टॉपिंग ऑस्मोसिस फिनोमेना। इसका मतलब ऑस्मोसिस स्टार्ट कहां से हुआ था? A से जब बढ़ना चालू किया, आप इतना प्रेशर लगा दीजिए इसका लेवल फिर कैसा हो जाए? B इज इक्वल टू A। ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगाइए जिससे B जो है वो A के बराबर हो जाए, यानी ये दोनों लेवल बराबर हो जाए। तो आप उस एक्स्ट्रा प्रेशर को देखिए कितना होगा। तो आप सभी लोग उस एक्स्ट्रा प्रेशर को ही क्या नाम देते हैं?
ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आखिरकार वो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं, पाई इज इक्वल रो जी एच। ये आपका एक फिजिक्स का फॉर्मूला है। यहां पर आप ध्यान दीजिए, रो क्या है आपके पास, डेंसिटी है ऑफ लिक्विड, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसी जगह पे एच क्या है, एच आपके पास हाइट है जो अभी यहां पे ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से जो अभी यहां पे हाइट मिली हुई है। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी आप समझिएगा ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, फॉर न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए हम एक दूसरे एग्जांपल के साथ ऑस्मोटिक प्रेशर को और भी ज्यादा क्लियर करते हैं। ये आपके पास एग्जांपल नंबर 2 होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर कुछ इस तरह से, आप ध्यान दीजिए मैं जितनी भी चीजें बताऊंगा सारी की सारी लगभग उसमें फिगर आपके पास इंक्लूड होगा। हमारे पास एक कंटेनर कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया है, एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगाया हुआ है, जिसे सॉल्ट में हम क्या कहते हैं, एसपीएम कहते हैं। यहां पर और यहां पर इस साइड हम एक लिक्विड, एक सॉल्यूशन फिल किए हैं, जिसे हम सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे। इस साइड हम एक सॉल्यूशन फिल किए हैं, जिसे हम सॉल्यूशन नंबर क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। जितना सॉल्यूशन इधर लेंगे उतना सॉल्यूशन इधर लेंगे। आप ध्यान दीजिए, जैसे ये कंटेनर है, जितनी हाइट का, जितनी विड्थ का, जितना सब कुछ एक जैसा ही है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन की क्वांटिटी अगर सेम रहेगी तो अब आप कुछ समझ सकते हैं कि जो लेवल होगा वो इनिशियली लेवल क्या होगा, इक्वल रहेगा। यहाँ पे जो लेवल रहेगा वो एक दूसरे की क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब जो सॉल्यूशन पहला है या सेकंड वाला है, इसका एक अपना कंसंट्रेशन जिसे हम C1 और क्या मानते हैं, C2, और फिर से वही कहानी मान लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट C1 इज ग्रेटर देन C2। अगर C1 इज ग्रेटर देन C2 है तो फिर से वही सारी कहानी कि C1 आपका कैसा है, हाई कंसंट्रेटेड है, और उसी जगह C2 कैसा है, लेस कंसंट्रेटेड है। इनके साथ में क्या है, एसपीएम लगा हुआ है, तो एसपीएम के थ्रू क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा, और ऑस्मोसिस जब स्टार्ट होगा तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे उनका जो नेट मूवमेंट होगा वो किसकी तरफ होगा, C2 से C1 की तरफ होगा, क्योंकि हमेशा लेस कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेटेड की तरफ होता है। इस तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल आना चालू कर देंगे, राइट। और जब इस तरफ आना चालू कर देंगे तो ये लेवल अगर मैं A मान रहा हूं तो इसका लेवल धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। जब तक ऑस्मोसिस होता रहेगा इसका लेवल धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ते बढ़ते एक समय बाद इसके लेवल में बढ़ने में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जब लेवल में बढ़ने में कोई चेंजिंग ना आए तो आप उसे नोट कर लीजिए, तब आप सोचिए, तब आप ये सोचिए कि लेवल क्यों नहीं बढ़ा। तो आप कह सकते हैं कि अब ऑस्मोसिस का होना क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। बात मेरी समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब ऑस्मोसिस का होना बंद होता है तो एक इक्विलिब्रियम पर आ जाता है। अब मैं जो कह रहा हूं उसे आप समझिए, हमारे उसको देखिए डेफिनेशन को, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ओवर अ सॉल्यूशन। हमेशा जो एक्स्ट्रा प्रेशर अपनाएंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर जो लगाएंगे वो हमेशा हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यही है हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हमने इस पर क्या किया है, एक पिस्टन रख दिया है, एक क्या रख दिया है, पिस्टन रख दिया है। ये एक टाइप का क्या है, पिस्टन। इस पिस्टन का एक अपना क्या है, मास। अब ध्यान दीजिएगा, हमने एक क्या रखा, पिस्टन रखा, और जिसका मास आप बोल सकते हैं कितना है, m।
हो सकता है कि जैसे ही आप पिस्टन रखोगे तो पिस्टन की वजह से ये थोड़ा सा डाउन आएगा लिक्विड, और जब डाउन आएगा ये बी आपका किसके बराबर हो सकता है, ए। ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लो अगर ऐसा हो गया पिस्टन के रखने पर बी जो आपका है वो ए के बराबर हो गया, मतलब जहां तक ऑस्मोसिस हुआ वहां से वो एकदम इनिशियल पे आ गया। मतलब ये है कि अगर ये पिस्टन पहले से ही रखा होता तो शायद ऑस्मोसिस का फिनोमेना ना हो। इसका मतलब इस पिस्टन ने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से प्रेशर लगाया हुआ है। अब वो कितना प्रेशर लगाया हुआ है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, और फोर्स इज इक्वल यहां पर क्या होगा, mg बाई एरिया। और इस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे तो सिंबल मेरा क्या हो जाएगा, पाई। तो पाई इज इक्वल क्या, एक फॉर्मूला और मिलेगा, mg बाई एरिया। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं कि यहां पर ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए उतना यूजफुल नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत अगर हो तो बताइए। मेरी बात सबको समझ में आई? कोई डाउट? ये एग्जांपल नंबर 2 था। अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 3। अब हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 3 है उसमें आप ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिगर कुछ इस बार अलग बनाऊंगा। ये आपके पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आप ये बताइए, इस साइड मैंने क्या किया है, यहां पर एक सॉल्यूशन को फिल किया है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने इस साइड क्या किया है, सॉल्यूशन को फिल किया है। देखिए ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट का है और ये आपके पास सॉल्यूशन का है, जिसका कंसंट्रेशन आप मान सकते हैं C, जिसका कंसंट्रेशन आप कितना मान सकते हैं, C। प्योर सॉल्वेंट है और यहां पर क्या है, सॉल्यूशन। अब आप बताइए, कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पे हो रहा होगा, तो आप उस टेम्परेचर को कितना मान लीजिए, सपोज कर लीजिए वो टेम्परेचर कितना है, T है। मैं यहाँ पे टेम्परेचर को एकदम से कांस्टेंट रखता हूं। मेरी बात समझ में? इस सिचुएशन में आप बताइए कि यहां पर आपके पास जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो आप बताइए, खुद सोचिए, ऑस्मोसिस का फिनोमेना किस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ। नेट सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट किधर होगा, इस तरफ, ठीक है। अब हम क्या करें कि इस हाई कंसंट्रेटेड वाले पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं और इस एक्स्ट्रा प्रेशर लगने की वजह से फिर से ये ऑस्मोसिस जो हो रहा था इसका होना एकदम से क्या हो जाए, बंद हो जाए। मतलब जितना सॉल्वेंट पार्टिकल आया था वो पूरा पूरा उस साइड क्या हो जाए, चला जाए। ये हमारे एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से। और जब एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से होगा तो थोड़ा सा आप देखिए, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये देखा गया वो इक्वल किसके आता है, CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल किसके आता है, CRT। आप किसी बुक में इसी को देखेंगे CST। यहां पर R जैसे आपने गैस में देखा था, आपको याद होगा, जैसे आपने गैस में देखा था वहां गैस कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू कुछ 0.0821 थी। यहां पर भी R आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट है जो आपका वैल्यू रखेगा 0.0821। यूनिट जो थी वो यहां पर भी वही क्या होगी, बात मेरी समझ पाए? जिसमें आप देखे होंगे लीटर था, ATM था, पर मोल था और केल्विन था। ये इसकी एक टाइप की क्या थी, यूनिट थी। कोई बात नहीं। यहां पर आप जो ये फॉर्मूला पाए, इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप समझिए कि कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कोई बनता है तो सब इसी फॉर्मूले पे लग जाए। बात समझ आई आपको? ये चीज जो आपके पास है, मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं, ये जो आपके पास फॉर्मूला आया है, कैसे आया है, कहां से आया है, मैं उसे आपको अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए।
यहां पर आप देखिए पाई इज इक्वल क्या मिल गया है, सी आर टी, एक फॉर्मूला पाई इज इक्वल क्या मिल गया है, सी आर टी। ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, आर क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब आप टेम्परेचर को केल्विन में। इतनी बात आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आपके पास हुआ। और ये न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, पहली बात आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आप पाई बताइए, ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, आपसे सी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा, टी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ और बातें बता रहा हूं, सी बराबर होता है मोल पर वॉल्यूम, अगर याद हो कंसंट्रेशन इज इक्वल होता है मोल पर वॉल्यूम। इसका मतलब सी को इनडायरेक्टली अगर देखें तो एन भी आपसे पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली देखो तो वी भी पूछा जा सकता है, और अगर मोल की जगह देखें तो गिवन मास बाय मोलर मास है, इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं डब्ल्यू भी पूछा जा सकता है, मोलर मास भी पूछा जा सकता है। मतलब इस फॉर्मूले में कई चीजें छिपी हुई हैं, कई टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने। मेरी बात आपको समझ में है? मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं 4 तरीके से बोला था, अब 4 तरीके से होने वाला है। एग्जांपल नंबर 4, हर तरीकों में आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया, ये बात याद रखिएगा। एग्जांपल नंबर 4 में ये है, हमारे पास जान लीजिए कुछ इस तरह का एक सिस्टम मैंने बनाया है। यहां पर ये आपके पास एक सेमी परमिएबल क्या है, मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पर हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन को फिल किया है, और यहां पर हमने एक सॉल्यूशन फिल किया है। ये सॉल्यूशन नंबर क्या है, फर्स्ट है, और ये सॉल्यूशन नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड है, और इनका कंसंट्रेशन C1 है, इनका C2 है, और मैं मानकर चलता हूं C1 इज ग्रेटर देन क्या है, C2 है। इस सिचुएशन में आप देखिए ऑस्मोसिस का फिनोमेना किधर होगा, लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। एक्स्ट्रा प्रेशर में कहां लगाऊंगा, हाई कंसंट्रेशन पे, वो एक्स्ट्रा प्रेशर जिससे ऑस्मोसिस का होना क्या हो जाए, बंद हो जाए। हम सभी लोग उसको क्या नाम देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो C1 - C2 RT के इक्वल होगा। ये आपको एक चौथा फॉर्मूला मिला हुआ है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये भी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात मेरी समझ आई? इसके पिछले वाले केस में ध्यान दो, तो मैंने वहां CRT लिखा था, क्यों, क्योंकि एक प्योर सॉल्वेंट था, उसका कंसंट्रेशन 0 मान लिया जाता है। तो अगर C2 को हम 0 मान लें तो C1 RT ही तो मिला, CRT वही होता है। इस तरह से आपको मैंने 4 एग्जांपल देके ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब मैं आपको जो बताने चल रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा, कुछ लॉस के बारे में बताने चल रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, एक एक करके इनको समझिए। लॉस रिलेटेड विद ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ आपके पास लॉज हैं, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको समझना अगर है तो मेरी एक छोटी सी स्टोरी समझिए कि एक साइंटिस्ट जिसका नाम है वान हा, क्या नाम है, वान हा, उसने ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद वो ये बताया कि जैसे आप सभी लोग गैस के लिए लॉज बनाए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बिल्कुल उन्हीं के सिमिलर हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर से भी रिलेटेड लॉज मिलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो लॉज मिलेंगे वो एकदम सिमिलर रहेंगे बॉयल्स और चार्ल्स लॉ से, इसीलिए वान हाफ के इस लॉज को बोला जाता है, एक तो जैसे बॉयल्स वान हाफ लॉ, ये बोला जाता है, और एक बोला जाता है चार्ल्स वान हाफ
बोर्ड परीक्षा में कभी कभी इन लॉज के बारे में पूछा जाता है और मैं इनको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ उन्हें आप देखिएगा। अभी आप थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पा चुके हैं, पाई इज इक्वल सी आर। इन्हीं से मैं पूरी बात एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं कैसे। इस तरह से दो लॉज हैं, हम एक एक करके इनको समझ रहे हैं, थोड़ा सा आप समझते जाइएगा। जिनमें से पहला वाला जो आपके पास था, जिसे हम सभी लोग क्या नाम दिए, बॉयल्स वन हाफ लॉ, ठीक है। हम इसकी लैंग्वेज को पहले समझें, क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इस आपके पास था, जिसे हम सभी लोग क्या नाम दिए, बॉयल्स वन हाफ लॉ, ठीक है। हम इसकी लैंग्वेज को पहले समझें, क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to concentration of solution. If temperature remain constant, अगर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है तो, यानी अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब ये टेम्परेचर आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आपके पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन C, ठीक है। तो जब यहां पर आप इक्वल करेंगे तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट पाएंगे, तो वो कांस्टेंट मान लीजिए क्या है, K है, और आपके पास C मिला, तो आप बोल सकते हैं पाई बाई सी इज इक्वल क्या हो गया, के, और के एक टाइप का क्या है, कांस्टेंट। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि रेशियो ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, बात को समझते जाइएगा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कांस्टेंट at a constant temperature। मेरी बात समझ में आई? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम बात करेंगे तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और जो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, इनका रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम इसको भी बॉयल्स वन हाफ लॉ बोल सकते हैं। अच्छा, इसको और भी अच्छे से डील करोगे तो आप बताइए, क्या हम सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे C बराबर मोल बाई वॉल्यूम होता है। तो मैं अगर यहाँ पे रख दूं या यहाँ पे आप रख दीजिए तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n बाई डी मिला। n अगर मैं मान लेता हूं इफ n इज इक्वल 1 मोल, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम हुआ ऑफ सॉल्यूशन। बात मेरी समझ आई आपको? तो अब आप एक काम करिए, इसको भी लैंग्वेज में मैं वैसे ही बता दे रहा हूं। आप ध्यान दीजिए कि फॉर 1 मोल ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम इस तरह से भी बॉयल्स वन हाफ लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतनी बात समझ में है? अब इसी की जैसा एक और आपके पास लॉज है, उसको भी आप समझिएगा। क्या है आपके पास, वो आपके पास है चार्ल्स वन हाफ लॉ। ठीक है, चार्ल्स वन हाफ लॉ में क्या है, आप बोलेंगे, सबसे पहले लैंग्वेज में लिख देता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to absolute temperature।
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी अगर हम कांस्टेंट कंसंट्रेशन रखते हैं, यानी जब C आपका कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, या आप पाई बाई टी इज इक्वल क्या कर सकते हैं? के कर सकते हैं, बस। अब आप एक काम करिए, इन दोनों लॉज को अगर आप मिला देते हैं, कंबाइन बोथ लॉज, अगर हम दोनों लॉज को मिला दें, जिसमें पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी था, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी था, इन दोनों को मिलाइए, यहां पर टी कांस्टेंट था और यहां पर सी कांस्टेंट, इन दोनों को मिला देंगे तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी टी मिल जाएगा। तो वही चीज पाई इज इक्वल जब करते हैं तो आर कांस्टेंट आता है, तो सी आर टी मिलता है, या हम सभी लोग सॉल्यूशन तो देख रहे हैं, तो सी एस टी भी लिखा जाता है कि यस और आर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो सेम होता है, जिसे हम सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं। गैस के मैटर में गैस कांस्टेंट, सॉल्यूशन के मैटर में क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल गैस कांस्टेंट। इसलिए आपको यहां कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, आसान हो जाता है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने क्या बताया है इस वीडियो में? पूरा का पूरा मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो लॉज हैं मैंने उनको एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, या जो हमारे पास ऑस्मोसिस है, ये कितने टाइप के होते हैं, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, आप उनको देखेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो आजकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आ रहा है।